हाय गाइस, वेलकम टू एस इंग्लिश। मैं हूँ मेघा और ये हमारा दूसरा क्लास है। पहला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। उसमें आपको कोर्स ओवरव्यू मिलेगा, कैसे स्ट्रक्चर है पूरा सिलेबस बैंक पीओ इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। और जैसे मैंने पिछले क्लास में बोला था कि अगले क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बैंक पीओ के जो एग्ज़ाम्स है उसी फॉर्मेट में, उसी स्टाइल में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किया है। तो आज का जो क्लास है वो फोकस करेगा नाउन्स पे, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एरर करेक्शन रहेगा। स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उसमें जो भी एरर है अगर है तो वो आइडेंटिफाई करना है हमें, और क्या उसका करेक्ट वे ऑफ राइटिंग है वो हम लोग पता करेंगे। तो बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चंस, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस किस तरीके से नाउन्स होते हैं। तो पहला नाउन, ये जो कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, 6 मेजर कैटेगरीज है। एक एक करके हम उसको हल्का सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है वो नाउन एंड प्रॉपर, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो ये पिछले क्लास में भी आपको मैंने बताया था कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन होते हैं कि अगर कोई एक चीज़ को उसके कैटेगरी से हम लोग अगर बोले हैं, मतलब अगर ये एक पेन हो गया जो वर्ड है, सो दैट इज़ अ पेन, तो ये कॉमन नाउन है। मगर अगर मैं बोलूँ कि एक पार्कर पेन है, तो पार्कर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक नेम, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। जो दूसरा कैटेगरी है वो है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसा कि इन दोनों वर्ड से ही हमको थोड़ा आइडिया मिल रहा है, कॉन्क्रीट वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे ये पेन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जैसे आइडियाज़ होते हैं, इनको आप देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, मगर एक आइडिया है, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, डिसेंसी हो गई। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है, बिकॉज इनको आप छू नहीं सकते हो आप बता। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। जो तीसरा कैटेगरी है वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल चीज़ें क्या होती हैं? तो काउंटेबल होता है जिसे आप गिन सको, तो बुक्स हो जाएंगे। आप एक लाइब्रेरी में जाके आप बोल सकते हो कि इतने सारे बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में, बिकॉज आपके पास एक क्लियर नंबर आ सकता है अगर आप काउंट करने बैठो तो, जो कि डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज लाइब्रेरी में तो बहुत सारे बुक्स होते हैं, मगर फिर भी आप काउंट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अनकाउंटेबल होते हैं जिसे आप, मतलब बहुत ही मुश्किल है काउंट करना, कर भी नहीं सकते हो शायद, जैसे सैंड हो गया। ठीक है, तो ये आप काउंट नहीं कर सकते, छू सकते हो। और ये एक्चुअली यही डिफरेंस है, आप देख रहे हो काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये जो है इनको, जैसे कॉन्क्रीट जो चीज़ें होती हैं वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो कॉन्क्रीट काउंटेबल तो बुक हो गया, और कॉन्क्रीट अनकाउंटेबल हो गया जैसे कि सैंड, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल भी हो सकता है, जैसे आप किसी आइडिया को काउंट तो नहीं कर सकते, मगर जैसे कॉन्वर्सेशन, आप काउंट नहीं कर सकते कॉन्वर्सेशन को, मगर आप ऐसा बोल सकते हो कि देयर आर 2 कॉन्वर्सेशंस दैट वर हैपनिंग। तो अगर आप उसमें नंबर लगा सकते हो आगे, अगर एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के, तो वो काउंटेबल हो जाता है। पर आप हर एब्स्ट्रैक्ट के आगे काउंट नंबर नहीं लगा सकते, और यही डिफरेंस हम आगे अभी जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल जैसे कि आप नहीं काउंट कर सकते, जैसे इंग्लिश में 2-4 चीज़ें हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, जैसे अगेन लव हो गया, हेट हो गया, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ये आप इनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। जो चौथा मेजर कैटेगरी है वो है कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे कि किसी एक ग्रुप के लिए एक वर्ड जो होता है। फॉर एग्जांपल फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये बहुत ही कॉमन कलेक्टिव नाउन है। जैसे चिड़ियों के झुंड के को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो ये एक सिंगल नाउन की तरह यूज़ होता है। जैसे कमिटी हो गई, तो कुछ लोगों के ग्रुप को जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको कमिटी बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, कि होते उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, मगर उस पूरे इंडिविजुअल को एक साथ जब हम लोग बोलते हैं
तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जो पांचवा नाउन है वो है कंपाउंड नाउन। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं अगर दो नाउन्स को, दो इंडिविजुअल नाउन्स को, जिनका मीनिंग अलग भी हो सकता है, उनको अगर साथ में जोड़ के एक वर्ड बने, जो नया वर्ड हो, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल होगा वाटर बॉटल, एक वर्ड है वाटर, दूसरा है बॉटल, दोनों नाउन है और दोनों का मीनिंग भी अलग है, मगर हमने इनको साथ में लेके आया, एक तीसरा वर्ड बनाया वाटर बॉटल, तो ये एक कंपाउंड नाउन है। और बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं, पुलिस मैन हो गया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो इसमें भी दो वर्ड्स है, पुलिस हो गया, मैन हो गया, ठीक है, बैकपैक हो गया, तो ये सारे दो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ के तीसरा वर्ड बने, सो दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन। और फाइनली देयर इज़ अ नाउन फ्रेज। तो कभी कभी अभी जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे वो देखे कि एक वर्ड हो रहा है, ठीक है, एक या दो वर्ड हो रहा है, कंपाउंड नाउन में दो वर्ड भी होते हैं। तो नाउन फ्रेजेस क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ को एसोसिएट करते हो एक दो चार वर्ड से। जैसे कि अगर आप गए किसी जगह गए और आपने आपके सामने एक बंदा खड़ा है जो नीले शर्ट में, आप उसका नाम नहीं जानते मगर आप उसको बुलाना चाहते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो, हे गाय इन द ब्लू शर्ट, ठीक है। तो ये जो गाय इन द ब्लू शर्ट है वो एक ही इंसान के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो उस इंसान को आप इन चार वर्ड से, गाय इन द रेड शर्ट, पांच वर्ड से एसोसिएट कर रहे हो, तो ये एक नाउन फ्रेज हो गया, जो दो चार पांच वर्ड्स मिलके आप एक चीज़ को एसोसिएट करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया ओवरव्यू कैटेगरीज ऑफ नाउन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। सो ये पहला क्वेश्चन जो है, द डॉग चेज इट्स टेल वाइल प्लेइंग इन द पार्क। तो पहला वर्ड जो है, पहला जो पार्ट है ए, उसमें लिखा है द डॉग, तो इसमें कोई एरर हमें नज़र नहीं आ रहा, पर वी कैन से कि डॉग जो है एक सिंगुलर नाउन को यूज़ कर रहे हैं, डॉग चेज इट्स टेल। अब यहाँ पे जो है, अब लेट्स सी, जब भी एक सिंगुलर नाउन होता है, जैसे यहाँ पे एक नाउन है, दिस इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिर्फ चेज, ये जो वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये गलत हो रहा है, बिकॉज अगर सिंगुलर होता है तो एस लगाया जाता है, सो यहाँ पे हो जाएगा चेजेस। या फिर अगर आप पास्ट, अगर ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, द डॉग चेजेस इट्स टेल वाइल प्लेइंग इन द पार्क, सो दैट कैन बी वन ऑप्शन। या फिर अगर आप पास्ट टेंस में आप उसको ले जाके यूज़ करना चाह रहे हैं सेंटेंस, तो ये हो जाएगा चेज्ड। तो ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, अगर आप डिपेंड करता है आप कौन से टेंस में बात कर रहे हो, बट ये चेज वुड बी रॉन्ग, बिकॉज सिंगुलर के साथ जब भी वर्ब आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें एस लग जाता है। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। This is the second question. You should not judge someone until you know what he is really like as a person. ठीक है, तो इसमें क्या एरर दिख रहा है आप लोगों को? You should not judge someone. This looks okay until you know. This is also fine. What he is really like as a person. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये जो someone वर्ड है, इसमें अब ग्रामर कहता है कि अगर आप किसी इंसान का जेंडर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, जैसे यहाँ पे someone में हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये मेल है या फीमेल है, मैंने लड़का के लिए आप यूज़ कर रहे हो या लड़की के लिए, तो ऐसे जगहों पे जो नाउन आप, जो प्रोनाउन आप अगर यूज़ करोगे वो जेंडर रिलेटेड नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे जो ही है वो गलत है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? You should not judge someone until you know that what they are really like as a person. So यहाँ पे correct रहेगा what they are really like. So this has to be replaced by they are. So ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखना कि जब भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, तो दूसरे पार्ट में आप उसको जेंडर
रिलेटेड वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे ही नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आंसर वुड बी ए। थर्ड क्वेश्चन है, सुनीता वांटेड टू गिफ्ट द न्यू बुक दैट सुनीता बॉट बिकॉज इट वॉज वेरी इंसाइटफुल। अच्छा, ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था जब हम प्रोनाउंस की बात कर रहे थे। तो सुनीता यहाँ पे 2 बार यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में, तो ये गलत है। यहाँ पे सुनीता रहेगा या तो यहाँ पे, और जो रिप्लेस करेंगे हम लोग उसको एक प्रोनाउन से यूज़ करेंगे, बिकॉज सुनीता एक लड़की का नाम है, सो वी विल यूज़ शी। बट द क्वेश्चन इज़ कि हम यहाँ पे यूज़ करें या यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। अगर आप किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के बारे में आप बताओगे, अब अगर आप सुनीता के बारे में अपने फ्रेंड को बता रहे थे, तो आप कैसे बोलोगे कि उसने एक नया बुक लिया। तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपका फ्रेंड पूछेगा भाई किसने। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम पहले ही बता देते हैं कि भाई सुनीता ने एक नया बुक लिया। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट सुनीता इज़ राइट, बट सेकेंड सुनीता को हम लोग रिप्लेस करेंगे उसके प्रोनाउन से, विच इज़ शी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी शी। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, वुड यू लाइक अ टी इन द इवनिंग विथ स्नैक्स। अभी जब हम कैटेगरीज ऑफ नाउन की बात कर रहे थे तो आपको मैंने कुछ कैटेगरीज बताए थे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। सो दिस टी इज़ कॉन्क्रीट, हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, बट क्या ये काउंटेबल है? ये काउंटेबल नहीं है, दिस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो ए है, एक का जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि वी कैन काउंट इट, जैसे अ पेन, अ बुक, राइट। तो बट टी तो हम जानते हैं कि इट्स अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे ए नहीं यूज़ होगा। सो व्हाट वी कैन से इंस्टेड इज वुड यू लाइक सम टी और वुड यू लाइक टी सिंपली इन द इवनिंग विद स्नैक्स। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा बी, जहाँ पे एरर है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ए यूज़ नहीं होगा। 5वां सवाल, डू यू हैव एन इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉग दैट वेंट मिसिंग। अगेन ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, ये जो एन यहाँ पे यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन क्या ये काउंटेबल है? इट इज़ नॉट काउंटेबल। सो यहाँ पे एन जो यूज़ हो रहा है, बिकॉज जैसे मैं एन लगा रही हूँ उसका मतलब हो रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन, और इंग्लिश कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे एन नहीं होगा। सो व्हाट कैन वी से इंस्टेड, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन या फिर डू यू हैव इन्फॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। So this is the 6th question. We have bought new camping equipments to take with us on the next trip. So इसमें भी countable एंड अनकाउंटेबल वाला डेफिनेशन हम याद करेंगे। इक्विपमेंट्स जो होता है एज पर इंग्लिश लैंग्वेज, इक्विपमेंट्स काउंटेबल नहीं है। दिस इज़ कॉन्क्रीट, बिकॉज इक्विपमेंट क्या होता है, कुछ किसी टूल को आप कहते हो इक्विपमेंट, तो ये आप देख सकते हो, लेकिन इक्विपमेंट जो है इट इज़ अनकाउंटेबल। सो यहाँ पे वी हैव बॉट, यहाँ पे आपने देखा ए या एन लगा के इसको काउंटेबल नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे एस लगा दिया है, तो ये गलत है, बिकॉज इक्विपमेंट जो है वो चूँकि ना तो सिंगुलर है तो प्लूरल कैसे बन सकता है एस लगा के, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी बी, और यहाँ पे the right answer would be we have bought new camping equipment to take with us on the next trip. Here 7th question, the flock of bird flew south for the winter. ये हमने अभी कवर किया था टाइप्स ऑफ नाउन में, और ये कौन सा नाउन है? दिस इज़ ए कलेक्टिव नाउन, बिकॉज ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एरर हमें साफ साफ दिख रहा है। फ्लॉक इज सिंगुलर, मगर जो बर्ड, एक चीज़ का फ्लॉक तो नहीं हो सकता एक बर्ड का, जैसे ग्रुप में एक इंसान तो नहीं हो सकता ना, अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हो तो अंदर 3-4 लोग तो एटलीस्ट होंगे, एक से ज़्यादा तो होना ही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सिंगुलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन के साथ,
तो ये गलत है। अगर ये फ्लॉक इज़ अ सिंगुलर, ये हम याद रखेंगे, मगर वो जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है एक कलेक्टिव नाउन, उसको आप सिंगल में नहीं ले सकते, तो ये प्लूरल होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सो अगेन द आंसर इज बी, यहाँ पे एरर है। अच्छा, अगर आपको स्लो जाना है या फिर अगर आपको कोई और फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। आप पेस डिसाइड करेंगे और हम वैसे ही चलेंगे जो भी फीडबैक है, बिकॉज हमें साथ में हमारा गोल एक ही है, प्रीलिम्स क्लियर करना। तो जो भी पेस से आप चलना चाहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा और मैं वैसे ही इनकॉर्पोरेट करूँगी ये सारे सेशंस में। ओके, सो दिस इज़ द 8th क्वेश्चन। The boy ate his breakfast slow because he did not want to go to school. ये हमने लास्ट क्लास में हमने कवर किया था स्लो। यहाँ पे स्लो क्या है? अगर आप किसी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं तो वो एक एडजेक्टिव होता है, तो दिस इज़ एन एडजेक्टिव। मगर क्या ये सही है? द बॉय एट हिज ब्रेकफास्ट स्लो, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू यूज़ एन एडजेक्टिव हियर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? द बॉय एट हिज ब्रेकफास्ट स्लोली बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। स्लो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? ऐसे बोल सकते हैं दैट द बॉय वॉज स्लो, ठीक है। मगर अगर वो कुछ चीज़ कर रहा है और सेंटेंस सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है कि भाई द बॉय इज स्लो, वो एक सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली। मगर अगर वो कोई चीज़ कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? एट, तो जो वर्ब है यहाँ पे खाना, ठीक है। ही इज़ ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, एंड हाउ इज़ ही ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट? ही इज़ ईटिंग इट स्लोली। सो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, जो करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा वो है स्लोली, स्लो नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे भी बी है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, जेरी मेट अ पुलिसमैन व्हेन ही वेंट टू द टाउन येस्टरडे। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? अभी हमने इस क्लास में कुछ टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात किया था। एक जो हमने यूज़ किया था वो था कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुलिसमैन तो है, मगर इसको दो अलग अलग वर्ड में यूज़ कर दिया गया है, जो कि गलत है। बिकॉज जब पुलिसमैन होता है ग्रामर में इसको हम लोग साथ में लिखते हैं, तो ये पुलिसमैन होगा वन वर्ड, नॉट टू सेपरेट वर्ड्स। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे भी बी है। So this is the 10th question. Let's read the sentence. Where do you people wants to go for dinner tonight after the presentation? तो यहाँ पे जो पहला let me use the pen. So यहाँ पे जो ये word है people, this is plural. और ये जो next word आ रहा है, जो उसका action आ रहा है कि वो क्या चाहता है, ये plural में भी आ रहा है बिकॉज इसमें s लगा हुआ है। तो ये आपको नोट करना है। प्लूरल में अगर जो नाउन है वो तो उसका जो रिलेटेड एक्शन है उसमें आप एस नहीं लगा सकते प्लूरल करने के लिए, वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे पीपल वांट हो जाएगा आंसर करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे भी आंसर बी है ऑप्शन। अगर ये सिंगुलर होता, जैसे एक इंसान के बारे में बात कर रहे थे आप, किसी का नाम अगर होता सुनीता फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे फिर वॉन्ट्स हो जाता, ठीक है। तो ये है, ये आप नोट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 11th। द रीज़न फॉर हिज हैप्पी वॉज बिकॉज ही गॉट अ न्यू टॉय ऑन हिज बर्थडे। ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था कवर। यहाँ पे ये थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने में, द रीज़न फॉर हिज हैप्पी, हैप्पी क्या? तो ये जो है हैप्पी क्या होता है? हैप्पी इज़ एन एडजेक्टिव बिकॉज वो एक स्टेट को बता रहा है, एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि भाई वो खुशी को यहाँ पे एक्चुअली लिख रहा है। बट अब इसको यहाँ पे एडजेक्टिव, बिकॉज कोई रिलेटेड नाउन नहीं है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज़ का नाउन या प्रोनाउन को वो कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक बताता है, बट हमको यहाँ दिख नहीं रहा है नाउन। सो यहाँ पे एक्चुअली ये नाउन होना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। और हैप्पी को नाउन हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसमें एस लगा के। सो यहाँ पे द रीज़न फॉर हिज हैप्पीनेस, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी हैप्पीनेस वॉज बिकॉज ही गॉट अ न्यू टॉय ऑन हिज बर्थडे।
यहाँ पे भी आंसर बी है। मैंने ऐसे कुछ डिज़ाइन किया है कि आंसर हमारा ज़्यादातर बी ही आ रहा है, बट लेट्स सी शायद अगले आंसर्स में अगले आपको ऐसा एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, तो आप जाके बी मत कर देना। क्वेश्चन पढ़ के देख लेना कि एरर एक्चुअली में कहाँ है। यहाँ पे मैंने तो शायद डिज़ाइनिंग में सारा बी में ही लगा दिया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Because I'm feeling hungry, I will have much potato chips and a Pepsi, please. अब यहाँ पे कहाँ आपको लगता है एरर है? Because I'm feeling hungry, it sounds okay. I will have, ये भी ठीक है. Much potato chips. ये जो much word होता है तो उसका एक और काउंटर पार्ट है more. Much and more. तो ये कब यूज़ होता है? मच उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे अभी टाइप्स ऑफ नाउन हमने बोला था, तो उसमें जो अनकाउंटेबल होता है उसके लिए मच यूज़ होता है, और मोर जो होता है जो आप काउंट कर सकते हो उसके लिए यूज़ होता है। तो पोटैटो चिप्स को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत है, तो मच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो सकता है? बिकॉज आई एम फीलिंग हंग्री आई विल हैव मोर पोटैटो चिप्स और सम पोटैटो चिप्स एंड अ पेप्सी प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन हमारा सी रहेगा, यहाँ पे मच नहीं होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन। जंप इज अ गुड एक्सरसाइज, इट हेल्प्स टू बर्न कैलोरीज, बिल्ड मसल्स एंड स्टे इन शेप। तो यहाँ पे जंप जो फर्स्ट वर्ड है, जंप क्या है? जंप इज अ गुड एक्सरसाइज, इसका तो कुछ मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मगर इसको अगर हमने चेंज करके, नाउन चेंज करके जंपिंग कर दिया, जंपिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तब समझ में आ रहा है कि ओके जंप करोगे तो एक अच्छा एक्सरसाइज है, उससे कैलोरी बर्न होता है, मसल्स बिल्ड होते हैं एंड यू स्टे इन शेप। तो यहाँ पे जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, ए में है, तो इट शुड बी जंपिंग नॉट जंप, ठीक है। ये जो करेक्ट नाउन यूज़ होगा यहाँ पे वो होगा जंपिंग, ओके। अच्छा, और इस लास्ट क्वेश्चन में जंप क्या है? जंप इज़ अ वर्ब, राइट। जैसे अगर दूसरा वर्ड आप अगर दूसरे नाउन के साथ भी आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, दैट सुनीता वाज जंपिंग। सो जो एक्शन है यहाँ पे तो ये ऑर्डिनरी वर्ब है, बट वर्ब से तो आप ये नहीं इसमें यूज़ हो सकता है, बिकॉज नाउन यहाँ पे है ही नहीं सेंटेंस में कि जंप इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे नाउन होना चाहिए। सो राइट, moving on, I am going for a running with my friends in the morning. अच्छा, यहाँ लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि जंपिंग लिखा हुआ है, जंपिंग होना चाहिए था, जंप लिखा है, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ अटपटा सा लग रहा है, वही ING अगर हमने डाल दिया है तो आई एम गोइंग फॉर अ रनिंग विथ माई फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। तो ये जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई एम गोइंग फॉर अ रन। जो रनिंग क्या है? ही वॉज रनिंग, यानी एक्शन है, वर्ब। बट इस सेंटेंस में हमें लग रहा है कि वो एक नाउन यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज ही इज गोइंग फॉर समथिंग। वॉट इज दैट समथिंग? शी इज अ रन। सो यहाँ पे होना चाहिए आई एम गोइंग फॉर अ रन, तो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। और ये आपने एक्चुअली जो हम कैटेगरीज देख रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट भी काउंटेबल हो सकते हैं कोई केसेस में। तो इन इट सेल्फ रन जो है वो यहाँ पे भी काउंटेबल नहीं है, मगर आप यहाँ पे अ लगा के इसको काउंटेबल बना सकते हो, ठीक है। आई सी अ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द विंडो फ्रॉम द बिल्डिंग ओवर देयर। इसमें कहाँ एरर आपको लग रहा है? हो सकता है आई सी अ स्मोक, स्मोक को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ए लगा दिया है। सो आई सी smoke coming out of the window from the building over there, so that should be the right answer। तो यहाँ पे A नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हमारा सही आंसर would be the first one, which is A। I see smoke coming out of the window from the building over there। Rohit wants to buy new furnitures after he moves to the new house। इसमें कहाँ एरर लग रहा है? Rohit wants to buy, it looks okay, new furnitures। अब हमने अभी देखा था कैटेगरीज ऑफ नाउन में, फर्नीचर्स जो है इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, मगर इसको हमने
एस लगा के काउंटेबल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब चूंकि ना तो ये सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो सिंगुलर नहीं है फर्नीचर, तो इसको आप एस लगा के प्लूरल भी नहीं बना सकते, इसीलिए यहाँ पे जो एस यूज़ हो रहा है वो गलत है। सो रोहित वॉन्ट्स टू बाय न्यू फर्नीचर आफ्टर ही मूव्स टू द न्यू हाउस, सो आंसर वुड बी बी। वी आर बैक टू बी अगेन। ओके, ठीक है। 17th क्वेश्चन, अ होमवर्क दिस वीक इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू सॉल्व। अब एज पर ग्रामर होमवर्क को भी आप काउंट नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे काउंटिंग के लिए जो ये वर्ड यूज़ हो रहा है ए, तो ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए होमवर्क दिस वीक इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू सॉल्व। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही रहेगा ए। सो होमवर्क इज़ नॉट काउंटेबल, ये आप याद रखना। द न्यूज़ आर गुड दिस मॉर्निंग इन द लोकल न्यूज़पेपर, मगर यहाँ पे आर लगा के आप इसको प्लूरल बना रहे हो, इसीलिए ये गलत है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। सो द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट इज़ द न्यूज़ इज़ गुड दिस मॉर्निंग इन द लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, ये एक सिंगुलर वर्ड है। इवन दो इसमें एस लगा हुआ है, ये प्लूरल नहीं है। और ये ऐसा क्यों किया गया है इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप इसमें एस नहीं लगाओगे तो जो ये न्यू हो जाएगा, और न्यू इज़ ऑलरेडी अनदर वर्ड इन इंग्लिश। ठीक है, न्यू मतलब नया, इसीलिए इसको यहाँ पे एस लगा दिया गया। जो हम अखबार पे जो खबर पढ़ते हैं उसमें एस लगा के न्यू को न्यूज़ कर दिया गया है, और ये हमेशा सिंगुलर में जाएगा, इसको आप प्लूरल में नहीं लेके जाओगे। द न्यूज़ इज़ गुड दिस मॉर्निंग इन द लोकल न्यूज़पेपर। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए। आगे बढ़ते हैं। द लिटिल पपी इज़ जस्ट लुकिंग फॉर अ लव एंड अफेक्शन। सो द लिटिल पपी इज़ फाइन, इज़ जस्ट लुकिंग, ये भी ठीक है, फॉर अ लव एंड अफेक्शन। तो इसमें भी आप थोड़ा हिंट आप देखोगे कि यहाँ पे अफेक्शन के आगे कुछ भी उसको काउंटिंग करने के लिए कोई वर्ड नहीं लगाया है, ए एन नहीं है यहाँ पे, मगर लव के आगे लगा दिया, और ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ए लगा हुआ है ये गलत है, और जो करेक्ट आंसर, जो करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट होना चाहिए, द लिटिल पपी इज़ जस्ट लुकिंग फॉर लव एंड अफेक्शन। सो द राइट आंसर वुड बी सी, उसमें एरर है, बाकी सारे सेक्शंस सेंटेंस के करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव मच कंप्यूटर्स इन माई ऑफिस टू वर्क ऑन। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर मच लगा रहता है उन सारे वर्ड्स के लिए जो काउंटेबल नहीं होता है, कंप्यूटर को आप काउंट कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे आई हैव मच कंप्यूटर्स इन माई ऑफिस इज़ रॉन्ग। आई हैव मैनी हो सकता है, आई हैव मैनी कंप्यूटर्स, और आई हैव सम कंप्यूटर्स इन माई ऑफिस टू वर्क ऑन। सो यहाँ एरर हम बी में देख रहे हैं, तो आंसर हमारा होगा बी। आगे बढ़ते हैं। इफ़ एनीवन नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प विद देयर स्टडीज़ दे शुड फील फ्री टू सी मी आफ्टर क्लास। सो यहाँ पे जो वर्ड है एनीवन, और बाकी सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जेंडर, चूँकि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पे भी दूसरे सेक्शन में भी देयर दे यूज़ हुआ है, विच इज़ राइट। तो एरर हम देख रहे हैं इसी पहले ही पार्ट में, इफ़ एनीवन नीड्स, यहाँ पे जो ये नीड यूज़ कर दिया है। जब एनीवन होता है तो इसको जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो एक सिंगुलर चीज़ की तरह यूज़ करते हैं, तो एनीवन नीड्स होगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर भी किया था। अगर सिंगुलर चीज़ का वर्ब आप बता रहे हो तो उसमें एस लगता है, और अगर प्लूरल होता है तो उसमें एस नहीं लगता है। बट एनीवन जो है उसको हम हर समय जब भी यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो एक सिंगुलर चीज़ की तरह यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे नीड्स होगा। तो दैट ये ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर ये रहेगा कि इफ़ एनीवन नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प विद द स्टडीज़ दे शुड फील फ्री टू सी मी आफ्टर क्लास। सो एरर जो है हमें सेक्शन ए में दिख रहा है, सो आंसर हमारा होगा ए। क्वेश्चन 22, द एप्पल्स दैट आर केप्ट इन द बॉक्स हैज़ मार्क्स ऑन देम। सो यहाँ जो पहला पार्ट है वो सही दिख रहा है, द एप्पल्स दैट आर, ये भी प्लूरल है, एप्पल्स सिंगुलर होता है सिर्फ एप्पल, मगर यहाँ पे एस लगाया तो ये प्लूरल वर्ड है। दैट आर इज अगेन प्लूरल, सिंगुलर होता है इज। ठीक है, सो ये पहला पार्ट तो ठीक लग रहा है, द एप्पल्स दैट आर केप्ट इन द बॉक्स विच इज़ फाइन, हैज़ मार्क्स ऑन देम।
हैज़ जो है कि सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, मगर हम देख रहे हैं कि एप्पल्स लिखा है या कि प्लूरल है, तो ये गलत है। प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है? हैव। So the correct sentence would be the apples that are kept in the box have marks on them. So this is the last part is fine. So answer हमारा होगा C, जहाँ पे एरर है, और बाकी सारे पार्ट्स ठीक है। Question 23. My hair looks very nice today because I washed them last night. So my hair looks, which is fine, क्योंकि hair जो है इसमें s यूजुअली नहीं लगता है, हेयर को हेयर ही बोलते हैं हम, और चूँकि ये सिंगुलर है तो जो नेक्स्ट वर्ड है उसका वो एक्शन वर्ड जो है वो उसमें एस लगा है, विच इज़ राइट, बिकॉज ये सिंगुलर है तो एस लग गया है। वेरी नाइस टुडे बिकॉज आई वॉश्ड देम, तो अब ये जब सिंगुलर है हेयर, क्योंकि यहाँ पे एस भी लगा है, तो दैट इज़ ऑल्सो आवर हिंट कि जो हेयर है उसको यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर वर्ड की तरह, तो उसके साथ देम यूज़ नहीं होगा। तो क्या होगा करेक्ट? आप उसको ही या शी भी नहीं बोल सकते, बिकॉज हेयर का जेंडर तो हमें पता ही नहीं है। तो द राइट वे ऑफ सेइंग इट वुड बी माई हेयर लुक्स वेरी नाइस टुडे बिकॉज आई वॉश्ड इट लास्ट नाइट। सो यहाँ पे इट होना चाहिए। सो एरर है हमारा पार्ट सी में, सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, और बाकी पार्ट सही है। 24वां क्वेश्चन, द टीचर गेव अस मैनी होमवर्क्स टू कंप्लीट ओवर द वीकेंड। The teacher gave us, which is fine, many homeworks. So again as per grammar, homeworks जो है ये काउंटेबल नहीं है, तो इसीलिए इसमें s लगा के आप उसको प्लूरल नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिंगुलर ही नहीं है। काउंटेबल नहीं होता है तो ना तो वो सिंगुलर होता है, तो प्लूरल भी नहीं हो सकता ऐसे वर्ड्स का, इसीलिए यहाँ पे s नहीं होना चाहिए, और करेक्ट सेंटेंस होगा द टीचर गेव अस मैनी होमवर्क टू कंप्लीट ओवर द वीकेंड। तो आंसर वो होगा बी हमारा। Question 25. The teachers observed that Brad's behaviors with the new student was not good. तो पहला जो पार्ट है द टीचर्स ऑब्जर्व दैट, दिस लुक्स ओके, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रहा मुझे। ब्रैड्स बिहेवियर्स, अब ये जो ब्रैड है एक इंसान का नाम है और उसकी हरकतों के बारे में बात हो रहा है, मगर ये जो बिहेवियर वर्ड है ये भी काउंटेबल नहीं है। तो अगर आप इसमें भी एस लगा रहे हो तो आप उसको, तो ये ना तो ये सिंगुलर वर्ड है, तो अगर आप उसमें एस लगा के आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो बिहेवियर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, इसीलिए द राइट वे ऑफ सेइंग इट वुड बी द टीचर्स ऑब्जर्व दैट ब्रैड्स बिहेवियर विद द न्यू स्टूडेंट वॉज नॉट गुड। तो यहाँ पे एरर है बी सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, I think 50 miles are too far to travel on foot in this weather. अच्छा, अब ये जो है 50 miles, so as per English जो distance है, time है और amount मतलब amount of rupees for example, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी वर्ड्स इनको एसोसिएट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसको आप सिंगुलर की तरह लेते हो। तो यहाँ पे जो 50 माइल्स है, दिस इज़ वन टर्म और ये एक सिंगुलर टर्म की तरह यूज़ होता है। सो अब अगर हम देख रहे हैं इसके बाद एक आर लगा हुआ है जो कि प्लूरल है, सो ये गलत है। सो करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट वुड बी आई थिंक 50 माइल्स इज़ too far to travel on foot in this weather. So error हमें पार्ट ए में दिख रहा है, so ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। Okay, next question. It is true that 2 hours fly by when you are having fun with your friends. So जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो 3 चीज़ें हैं, टाइम, डिस्टेंस और अमाउंट, इसको आप सिंगुलर की तरह यूज़ करते हो, इवन दो अगर आप उसमें 2 वर्ड भी यूज़ कर रहे हो, जैसे 2 आवर्स हो गया और पिछले जो क्वेश्चन में हमने देखा 50 माइल्स, तो 2 सेपरेट वर्ड्स हैं, मगर ये फ्रेज नाउन फ्रेज है और इसको एक सिंगुलर टर्म की तरह हमको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे भी 2 आवर्स जो है एक सिंगुलर टर्म है, नाउन फ्रेज है, तो ये
सिंगुलर के साथ एस लगता है, अभी हमने देखा था इतने बार, तो यहाँ पे मगर सिर्फ फ्लाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत होगा, इसको हमें एस लगा के चेंज करना। और जो वाई से जो जितने भी वर्ड्स एंड होते हैं उसको आप प्लूरल फॉर्म में ले जाते हो तो IES लगा देते हो। तो इट इज़ ट्रू दैट 2 hours flies by when you are having fun with your friends. So the correct answer would be flies instead of fly. So error हमें दिख रहा है B में, और ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई गिव यू एन एडवाइस रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जाम, हिज मदर आस्क्ड। सो पहला पार्ट है कैन आई गिव यू, इट लुक्स ओके, एन एडवाइस। सो अगेन एन एडवाइस इज अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट भी है, तो इसमें एन नहीं यूज़ कर सकते, तो करेक्ट वे में क्या होगा बोलने का, कैन आई गिव यू सम एडवाइस रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जाम। सो ये होगा करेक्ट वे, और इसीलिए एरर दिख रहा है हमें पार्ट बी में, और ये हम करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रेस इज टू मच बिग फॉर मी टू वेयर टू द पार्टी। सो दिस ड्रेस इज सिंगुलर और उसके साथ इज यूज हो रहा है, सो ये भी सिंगुलर है, तो ये करेक्ट है। टू मच बिग, अब ये जो है टू मच बिग, ये गलत है, यहाँ पे मच नहीं आएगा, तो दिस ड्रेस इज टू बिग फॉर मी टू वेयर टू द पार्टी। यहाँ पे मच क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, बिकॉज कुछ भी हमें मच कब यूज़ करते हैं हम, जब कुछ अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन होता है, बट यहाँ पे तो सिर्फ बिग है, एक अनदर एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ही है, तो यहाँ पे एक और नहीं यूज़ होगा, मच यूज़ नहीं होगा। सो इसको हटा के जो सेंटेंस है दिस ड्रेस इज़ टू बिग फॉर मी टू वेयर टू द पार्टी, ये करेक्ट होगा ग्रामेटिकली, और एरर इसीलिए हमें पार्ट बी में दिख रहा है, और ये हमारा आंसर होगा। So next question is question 30. Statement is, I cannot buy a new dress because I have fewer money than my sister has. Okay. I cannot buy, this looks alright. A new dress because I have fewer money. तो मनी क्या है, काउंटेबल नाउन है, बिकॉज आप काउंट कर सकते हो मनी को। तो ग्रामर बोलता है कि अगर काउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ फ्यू यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, उसके साथ यूज़ करते हैं लेस। सो यहाँ पे फ्यूअर इज़ द रॉन्ग वर्ड, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई कैन नॉट बाय अ न्यू ड्रेस बिकॉज आई हैव लेस मनी दैन माई सिस्टर। तो जो रॉन्ग पार्ट है वो है सी, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन कैलिफोर्निया आर कमिंग टू विजिट अस टुडे। सो ये जो ब्रदर इन लॉज है, अब एज पर ग्रामर चूँकि यहाँ पे ब्रदर की बात हो रही है, यानी कि बहुत सारे भाई, यानी कि ब्रदर्स इन लॉ की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एस लगा है वो लॉज में लगा दिया, जबकि होना चाहिए ब्रदर्स में, क्योंकि बहुत सारे भाई की बात हो रही है, तो ब्रदर्स इन लॉ। तो ये जो भी इन लॉज वाले जितने भी वर्ड्स रहेंगे, जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, अगर इसको प्लूरल करना है तो जो बेस वर्ड है जहाँ पे ब्रदर है उसमें एस लगेगा। सो मदर्स इन लॉ, हालांकि मदर इन लॉ तो एक ही होती है, बट स्टिल सिस्टर्स इन लॉ एंड नॉट सिस्टर इन लॉज। सो एरर यहाँ पे हमको दिख रहा है ए में, दिस पार्ट में, सो आंसर होगा ए। अब ये जो है, देयर वर मेनी चेक्स इन द होटल टुडे, द रिसेप्शनिस्ट इन्फॉर्म। तो देयर वर मेनी इज फाइन, बट ये जो चेक्स इन है, अभी लास्ट एग्जाम्पल में आप देखोगे ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए था, मगर ये जो वर्ड है चेक्स इन, ये एक वर्ड हो गया, चेक इन्स होना चाहिए यहाँ पे। इन द होटल टुडे द रिसेप्शनिस्ट इन्फॉर्म्ड। सो डिफरेंस क्या है इसमें, अब लास्ट वाले जो एग्जाम्पल था ब्रदर्स पे फोकस था, तो इसीलिए, और इन लॉज ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चेक इन्स जो है इसको डिफरेंट ऐसा वर्ड इसको नहीं समझा गया, इसको एक ही वर्ड है, मगर ये चूँकि कंपाउंड वर्ड है तो कभी कभी कंपाउंड वर्ड में हाइफन नहीं लगता और कभी कभी लगता है, इसमें हाइफन लगा दिया गया है, तो ये चेक इन्स होगा, नॉट चेक्स इन, ठीक है।
सो ऐसे बहुत सारे, आप जितना पढ़ोगे आपको और क्लैरिटी मिलता जाएगा कि कहाँ पे पहले ऐसा आएगा और कहाँ पे बाद में आएगा। तो यहाँ पे एरर हमको दिख रहा है बिकॉज करेक्ट वर्ड शुड बी चेक-इन्स, तो बी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज ट्रू दैट लिसन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। इट इज़ ट्रू दैट लुक्स ऑल राइट, लिसन इज, अब ये थोड़ा सा अटपटा यहाँ पे लग रहा है क्योंकि अब बाकी जो पार्ट्स देखते हैं, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ठीक लग रहा है ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो सब जगह ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा कुछ इश्यू लग रहा है। तो यहाँ पे इट इज़ ट्रू दैट, तो लिसन क्या है? लिसन इज अ वर्ब। जैसे अगर हम एक वर्ड में सेंटेंस में यूज़ करेंगे कि राम वॉज लिसनिंग टू द सॉन्ग, सो एक्शन क्या है? लिसन। बट यहाँ पे इसको नाउन की तरह यूज़ हो रहा है बिकॉज आप देखो कि उसके बारे में बात हो रहा है कि वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्दी रिलेशनशिप का। सो लिसन को अगर हम लोगों को नाउन में बनाना है तो आईएनजी लगा के लिसनिंग करेंगे। ये जब भी वर्ब को हम लोग आईएनजी लगा के नाउन बनाते हैं तो उसको जेरेंड भी कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेरेंड। जेरेंड जो भी वर्ड्स होते हैं वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन बन जाता है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेरेंड। ये आप आगे भी देखेंगे, हमने रनिंग पे भी देखा था, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जेरेंड। रन वॉज अ वर्ब बट उसमें हमने आईएनजी लगा के उसको नाउन बनाया तो इट बिकेम अ नाउन and it is called a gerund। ठीक है, so आंसर यहाँ पे होगा B। There is one more interview waiting to be seen by the panelists for the new role। There is one more, ये पार्ट ठीक लग रहा है मुझे। इंटरव्यू वेटिंग, ओके कुछ गड़बड़ है बट आगे देखते हैं। To be seen by the panelists looks fine for the new role। इंटरव्यू वेटिंग, तो इंटरव्यू वेटिंग मतलब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फॉर वेटिंग द इंटरव्यू दैट कैन बी वन थिंग, बट यहाँ पे वो नहीं कहना चाह रहे। यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं कि पैनलिस्ट को किसी को देखना है। और किसको देखते हो आप? इंटरव्यू को तो पैनलिस्ट नहीं देखता, इंटरव्यूई को देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा वर्ड्स भी बनता है। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आया है उसको हम लोग इंटरव्यूई बोलते हैं, डबल ई लगा के यहाँ पे चेंज कर दिया गया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा करेक्ट नाउन जो यहाँ पे यूज़ होना चाहिए रादर देन इंटरव्यू। तो पार्ट बी में हमको फिर एरर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिव्यू विल इंक्लूड अ क्विक पेरूज ऑफ योर वर्क नेक्स्ट वीक। सो दिस इज लुकिंग फाइन, द रिव्यू विल इंक्लूड अ क्विक पेरूज, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऑफ योर वर्क नेक्स्ट वीक। बाकी सारा पोर्शन ठीक लग रहा है मुझे। पेरूज मतलब क्या होता है कि आप किसी को कुछ चीज़ पढ़े आप, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत उसको देख लिया कि क्या है किसी चीज़ को। जैसे अगर किसी फाइल दिया आपको किसी ने और आपने उसको थोड़ा पलट वलट के देख लिया तो उसे पेरूज कहते हैं। मगर क्विक पेरूज, अब पेरूज जो है यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ नहीं हो रहा है। नाउन करने के लिए इसको हम लोग AL लगाएंगे तो पेरूजल। सो ये होगा करेक्ट ग्रामर। और सेंटेंस भी फिर यही हो जाएगा हमारा, द रिव्यू विल इंक्लूड अ क्विक पेरूजल ऑफ योर वर्क नेक्स्ट वीक। तो एरर दिख रहा है हमें बी में, तो आंसर बी होगा। डिड यू नो दैट द हार्ड ऑफ डायमंड मेक्स इट अ ग्रेट कटिंग टूल? डिड यू नो दैट इज लुकिंग फाइन, द हार्ड ऑफ डायमंड। हार्ड ऑफ डायमंड क्या होता है? तो यहाँ पे एरर हमें दिख रहा है कि हार्ड पे है, तो वर्ड बेस वर्ड इज हार्ड। हार्ड क्या होता है? कोई नाउन का कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। सो दिस इज़ एन एडजेक्टिव। मगर यहाँ पे डायमंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, बट हार्ड ऐसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम लोगों को नाउन की तरह यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज उसके बारे में जो बाकी सेंटेंस है उसमें बता रहा है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो है दैट इज़ अ ग्रेट कटिंग टूल। सो यहाँ पे एडजेक्टिव उसको एडजेक्टिव का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है वो, सो इट हैज़ टू बी अ नाउन हियर। तो इसको हम लोग लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हम लोग उसमें S लगाते हैं, तो यहाँ पे NES लगाते हैं। तो ये करेक्ट वर्ड होगा
डिड यू नो दैट द हार्डनेस ऑफ अ डायमंड मेक्स इट अग्री। तो यहाँ पे जो इट है ये, इस पे आप ध्यान दोगे कि एक्चुअली किसके बारे में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डायमंड के बारे में नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है उसके हार्डनेस के बारे में। जो उसका हार्डनेस है उसके वजह से डायमंड एक ग्रेट कटिंग टूल है, इसीलिए यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन हो रहा है ना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में, तो डिस्क्रिप्शन होगा उस नाउन का, तो इसीलिए हम लोग इसको एडजेक्टिव से नाउन बनाएंगे। तो यहाँ पे भी एरर हमें बी में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। ओके, देयर इज अ स्कार्स ऑफ फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन दिस एरिया। सो देयर इज इट्स लुकिंग फाइन, पहला पार्ट स्कार्स ऑफ फूड, तो स्कार्स ऑफ फूड तो नहीं होगा, बेस वर्ड इज स्कार्स। स्कार्स हम कब यूज़ करते हैं, जैसे द फूड इज स्कार्स, ठीक है, दैट इज़ फाइन, बट स्कार्स ऑफ फूड नहीं होगा, स्कार्सिटी होगा, यहाँ पे नाउन करना पड़ेगा हमें। तो स्कार्सिटी ये भी लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। सो बेसिकली क्या है स्कार्स, लाइक अगर हम बोले फूड स्कार्स यानी कि कम है, ठीक है, तो वो फूड का के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि फूड कम है, ये एडजेक्टिव है और हमें इसे नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन बनाने के लिए हम लोग टी वाई लगाएंगे, आई को रिप्लेस करेंगे आई से और टी वाई लगाएंगे। सो करेक्ट आंसर बी रहेगा, बिकॉज बी वाले सेक्शन में एरर है। यू आर इग्नोरेंट विथ रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स इज एस्टाउंडिंग। यू आर इग्नोरेंट, इग्नोरेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक अगेन बता रहा है, तो एक एडजेक्टिव है, मगर आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में देखोगे तो वो कुछ बता रहा है उसके बारे में, उसको कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिस्क्राइब आप किस चीज़ को करोगे, नाउन को। तो इग्नोरेंट तो एडजेक्टिव है, इसको नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इग्नोरेंस। तो यहाँ पे आर एंट जो है उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग इग्नोरेंस, ANC लगा के। ये भी लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था कि अगर एडजेक्टिव टी से एंड होता है तो ANC लगा के उसको नाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो राइट आंसर होगा योर इग्नोरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स इज एस्टाउंडिंग। सो आंसर होगा हमारा ए। ओके, द फोरकास्टिंग इन द न्यूज़पेपर सेड दैट देयर विल बी अ snowstorm in the afternoon. So the forecasting, अब forecasting क्या होता है, that the show was being तो ये जो forecasting है यहाँ पे, the forecasting in the newspaper, ये कुछ अटपटा लग रहा है सुनने में, क्या हो सकता है इसका राइट वर्ड, the forecast in the newspaper। ये जो forecasting है this is not a noun, it is not a noun, तो इसको noun में change करने के लिए हमें forecast करना पड़ेगा। In the newspaper said that there will be a snowstorm in the afternoon. So ये आंसर हमारा होगा A. The group always welcomes recent convert to its meeting. The group always welcomes, यहाँ तक तो ठीक है, recent convert to its meeting. Convert क्या होता है, आप किसी चीज़ को, जैसे कुछ सेंटेंस पढ़ोगे कि we need to convert into something, ठीक है, तो यहाँ पे मगर इसको नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, कन्वर्ट अदरवाइज तो वर्ब है यहाँ पे, कन्वर्जन, जैसे कन्वर्जन, कन्वर्ट इज़ द बेस वर्ड, ठीक है, इसको अगर हम लोग नाउन में चेंज करते हैं तो कन्वर्जन SIN भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे एक सिंपली S लगा के भी इसको नाउन में चेंज कर सकते हैं। द ग्रुप ऑलवेज वेलकम्स रीसेंट कन्वर्ट्स टू इट्स मीटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नाउन यहाँ पे हमें चाहिए क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन हो रही है। द ग्रुप ऑलवेज वेलकम्स रीसेंट कन्वर्ट्स टू इट्स मीटिंग, ठीक है, तो किसी चीज़ को जो है वो ग्रुप इनवाइट करता है, और किस चीज़ को, अब कोई एक्शन को तो इनवाइट नहीं करेगा, इसीलिए वहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए, हमें एक नाउन चाहिए, इसीलिए नाउन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे S लगाकर। तो आंसर होगा C। मच मोर पीपल आर कमिंग टू द पार्टी लेटर टुडे। अच्छा, ये हमने देखा था मच एंड मैनी का डिफरेंस, ठीक है। सो मच होता है जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती है, नाउन्स जो अनकाउंटेबल होता है उसके लिए यूज़ होता है। पीपल को वी कैन काउंट, तो मैनी मोर पीपल आर कमिंग टू द पार्टी लेटर टुडे, यानी कि आंसर होना ए।
So if you win the lottery, who will it be? $10,000 or a new sports car? So if you win a lottery, ये सही लग रहा है मुझे पार्ट. Who will it be? ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, मगर अगर हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो कुछ चीज़ की बात हो रही है. डॉलर्स. हु कब यूज़ होता है? किसी पर्सन के लिए. ठीक है, मगर यहाँ पे पर्सन नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई चीज़ की जो है $10,000 या फिर न्यू स्पोर्ट्स कार. सो यहाँ पे करेक्ट वर्ड होना चाहिए वॉट. वॉट विल इट बी? सो एरर है बी में. देयर इज द वुमन विच ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस. तो जैसे लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि अगर पर्सन है तो उसके साथ हम लोग हु यूज़ करेंगे. ठीक है, दिस इज़ द पर्सन हु ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस. यहाँ पे विच यहाँ पे नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर वुड बी बी. Jake and I call each another every day in the lockdown to study. Jake and I बिल्कुल करेक्ट है. Call each another, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कुछ अटपटा लग रहा है यहाँ पे सुनने में. Another कब होता है? जब हम बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, I want another one. But each other is the right phrase. तो यहाँ पे each other मतलब होता है आपस में, है ना, बात. यहाँ तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं. यहाँ पे अनदर इज ए सेपरेट वर्ड ऑल टुगेदर. उसका मीनिंग कुछ और होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए. और ईच अदर हो गया कि आपस में. तो यहाँ पे एरर हमें दिख रहा है बी में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. ही लुक्ड एट हिम इन द मिरर बिफोर लिविंग द हाउस फॉर वर्क. अब ही लुक्ड एट तो ठीक है, हिम इन द मिरर. अब मिरर में होता है कि आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है. ठीक है, तो यहाँ पे अब वो किसी दूसरे इंसान को तो मिरर में नहीं देखेगा. सो ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर बिफोर लिविंग द हाउस फॉर वर्क. अब यहाँ पे ये जो वर्ड है हिम, दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे होना चाहिए हिमसेल्फ. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं हिमसेल्फ, ऐसे जो नाउन्स हैं, ये रिफ्लेक्टिव नाउन्स बोले जाते हैं, बिकॉज ये कुछ अपने आप से रिफ्लेक्शन की बात हो रही है. जैसे अनदर वर्ड कुड बी आई टॉक टू माई सेल्फ. तो ये जो सेल्फ से एंडिंग वाले वर्ड्स हैं जिनका स्टार्टिंग में आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, सेल्फ से एंड हो रहा है, ये सारे रिफ्लेक्टिव नाउन होते हैं. तो यहाँ पे एरर हमें बी में दिख रहा है, तो ये आंसर होगा करेक्ट. इट वॉज मी हु डिड नॉट फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम. सो यहाँ पे क्या है कि ये सारे पार्ट्स तो मुझे ठीक लग रहे हैं, बी सी डी. इट वॉज मी. अब यहाँ पे ये मी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आई. बिकॉज आप अगर इसको थोड़ा वर्ड्स को आगे पीछे करके अगर आप इसको पढ़ोगे तो मी डिड नॉट फिनिश द असाइनमेंट, ये तो गलत है. आप कैसे बोलते हो आई डिड नॉट फिनिश द असाइनमेंट? ठीक है, तो कभी कभी हमें जब भी कन्फ्यूजन होगा तो आप ऐसे वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे करके उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करना कि फिर उसमें जो सही लगे आपको वो करेक्ट आंसर होता है. मी डिड नॉट फिनिश द वर्क, तो ये नहीं सही है. आई डिड नॉट फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे एरर हमें दिख रहा है ए में. सो आंसर होगा हमारा ए. हर हस्बैंड टुक ऑल द क्रेडिट बट इट वॉज हर हु डिड ऑल द वर्क. तो इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हम देखते हैं. हर हस्बैंड टुक, ठीक है, ऑल द क्रेडिट बट इट वॉज हर होगा यहाँ पे, या फिर ऐसे हम बोलेंगे क्या हर डिड ऑल द वर्क? ऐसे हम नहीं बोलेंगे, शी डिड ऑल द वर्क ऐसा बोलते हैं. तो इसीलिए एरर है यहाँ पे हर में. द राइट वर्ड शुड बी सी, शी. सो आंसर हमारा है सी. हे दोज ग्लासेस आर माई, सेड द बॉय एज ही बेंट टू पिक देम अप. सो अगर ऐसा वर्ड होता है माई, माई क्या होता है? माई हम बोलते हैं किसी चीज़ को, दैट माई फ्रेंड, माई ग्लासेस. मगर यहाँ पे वर्ड सेंटेंस एंड हो रहा है माई, तो यहाँ पे माइन होगा. हे दोज ग्लासेस आर माइन एंड देन फुल स्टॉप. माई होता, अब माई आप कैसे यूज़ करोगे? हे दोज आर माई ग्लासेस. तो माई में सेंटेंस एंड नहीं होता है, इसीलिए ये एरर है यहाँ पे, और हमारा आंसर होगा ए.
जॉन एंड माई सेल्फ विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस टू नाइट एज पर स्केड्यूल। अब इसमें भी जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी हमने पहले देखे थे, माई सेल्फ विल बी अटेंडिंग, ये तो करेक्ट नहीं होगा, आई विल बी अटेंडिंग ऐसा हम बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते कि नहीं माई सेल्फ विल बी अटेंडिंग, दैट इज रॉन्ग ग्रामेटिकली, वी से आई विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। तो इसीलिए यहाँ पे एरर हमें दिख रहा है माई सेल्फ में, इट शुड बी आई एंड द राइट आंसर हियर वुड बी ए। They themselves indicated that the transaction might be illegal. अब ये जो पहला दो वर्ड है they themselves, ये जो पहला है they, this is plural, और प्लूरल के साथ हम लोगों ने सिंगुलर लगा दिया बिकॉज ये सेल्फ है। सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? सेल्व्स। सो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा they themselves indicated that the transaction might be illegal. सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट ए में, सो दिस इज आवर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज इतना हम लोग 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किया है। आज हमारा इतना ही टाइम है बचा हुआ, तो अगले क्लास में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने प्राइमरीली फोकस किया था नाउन पे, अगले क्लासेस में हम लोग दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला भी था, मैं शेयर भी करूँगी ये सारा PDF में जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ रहिए। अगले सेशन में हम लोग दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी फोकस करेंगे। अभी एरर करेक्शन ही चलेगा, वंस दैट इज़ ओवर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक्सरसाइज करेंगे। सो ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फीडबैक है, अगर आपको कुछ चाहिए कि भाई आप मैम इस पे आप ज़्यादा फोकस करो, तो आप मुझे कमेंट पे अपना फीडबैक देना और मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।